अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ़ उमूर पर गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ़ मामलात पर बात करते हैं। सियासत के हवाले से जितने भी मसाइल हैं, अवामी मसाइल हैं, तालीम के हवाले से हों, माशरती मसाइल हों या किसी भी नौइयत के मसाइल हों, अपने प्रोग्राम में उनके ऊपर बात की जाती है। आज भी बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बिला ताख़ीर उनको सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर जो है हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ख़ास तौर पे जो इस वक्त मसाइल हैं शहर कराची के हवाले से, उस पर आज हमने गुफ्तगू करनी है। मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं सलीमुज़्ज़मा साहब हैं, बिज़नेसमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं काटी के, और उनसे आज हमारी गुफ्तगू होगी मुख्तलिफ़ मामलात पर, मईशत के हवाले से भी और ख़ास तौर पर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि शहर कराची के मसाइल के हवाले से। सलीम साहब को खुशामदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश सलीम साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे बड़े ख़ास मेहमान, बहुत ही ख़ास, आप हमारे प्रोग्राम्स में उन्हें देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा करते हैं। बड़ी मशहूर समाजी शख्सियत हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में और जानी पहचानी शख्सियत है शहर कराची के लिए ख़ास तौर पे, जैसे मैंने कहा। और उनसे आज हम बात करेंगे कुछ सियासी नौइयत के मामलात पर और ख़ास तौर पे जो समाजी मसाइल हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ जनाब हमीद भुट्टो साहब की, उन्हें मैं खुश आमदीद। मेहरबानी यासिर भाई, थैंक यू सो वेरी आपको मच। खुश रखे, सबको सलाम। थैंक यू सलीम भाई। गुफ्तगू का आगाज़ पहले सबसे आपके साथ करेंगे। डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी प्रोग्राम्स हो चुके हैं, काटी से आपका ताल्लुक़ है, आप सबसे ज़्यादा मामलात को समझते हैं। वहाँ के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से पिछली नशस्त में भी तफसीलन गुफ्तगू हुई थी। एडमिनिस्ट्रेटर साहब नए चार्ज ले चुके हैं, बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं बिज़नेस कम्युनिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से। क्या प्रोग्रेस है, क्या फ़ीडबैक मिला है? सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि वो जो एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन की बात हमेशा से होती है कि कोई राब्ता नहीं हो पाता, मुख्तलिफ़ अथॉरिटीज़ हैं, काम करवाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इस वक्त जो सूरत हाल है मैं चाहूँगा उसके हवाले से थोड़ा पहले हमें आगाह कीजिए, कैसा रिस्पॉन्स है, क्या उम्मीदें हैं और किस हद तक जो है वो कामयाब हुए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू यासर। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मसाइल हैं उसके हवाले से हमारी पहले भी कई मरतबा बात हो चुकी है। हमारे पास कौन सा ऐसा मसला है जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में एग्जिस्ट नहीं करता, चाहे वो रोड का मसला हो, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो सीवरेज का मसला हो, चाहे वो गैस का अवेलेबिलिटी का इशू हो। तो हर तरह के मसाइल कराची के तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज़ को घेरे हुए हैं। इसी तरीके से ज़ाहिर है कि कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया भी इससे अफेक्टेड है, और अगरचे कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन कंपैरेटिवली बेहतर है बाकी इंडस्ट्रियल एरियाज़ के मुकाबले में, लेकिन जैसे आइडियली एक इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए दुनिया भर के स्टैंडर्ड के हिसाब से, वैसा यकीनन हमारे यहाँ सूरत हाल नहीं है। हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारी कम्युनिकेशन होती है, हमारा लैक ऑफ कम्युनिकेशन का इतना बड़ा इशू नहीं आता। खासतौर पे अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटर साहब से हमारा बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है। हमारी जो मिनिस्टर्स हैं, नासिर शाह साहब वगैरह, ये सब लोग हमसे इनकी अच्छी कम्युनिकेशन रहती है। प्रॉब्लम ये आती है कि जो डिपार्टमेंट्स का एक निज़ाम है या जो डिपार्टमेंट्स का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है कि वहाँ पे उनके साथ कम्युनिकेट करना हमें बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कि देखिए वाटर बोर्ड में हमारा एक उनके साथ इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ है रिसेंटली, लेकिन अभी भी वाटर बोर्ड में उस लेवल का कम्युनिकेशन नहीं है हमारी जिस तरह की होनी चाहिए। हम ज़ाहिर है कि अगर किसी कोई चीज़ की डिमांड करते हैं तो वो अपनी ज़ाती उसके लिए तो डिमांड नहीं करते कि हमारे अपनी कोई इंडिविजुअल कोई इसमें फ़ायदा हो। हम तो डिमांड करते हैं कि अगर पानी नहीं आ रहा होता, किसी जगह पे सीवरेज का इशू हो जाता है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि उसको रिजॉल्व कराने के अंदर हमें नाक से नचवा दी जाता है। तो वो जो मसाइल होते हैं ये सब हमारे लिए बड़े पेनफुल हो जाता है। अगर सीवेज का जो मसला होता है वो तो इतना सीवियर मसला है कि अगर किसी जगह पे सीवेज का मसला हो गया और पानी खड़ा हो गया तो वहाँ की जो अच्छी खासी बनी बनाई रोड्स हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं, वहाँ पर ट्रैफिक जैम्स के भी इशू हो जाते हैं, और जब ट्रैफिक जैम होता है तो फिर वहाँ पर लूट मार भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक से दूसरी चीज़ इतनी ज़्यादा कनेक्टेड होती है, और ये ख़ासतौर पर जो वाटर बोर्ड है, जो वाटर और सीवरेज इनके ज़िम्मे आता है, तो इसके साथ हमें सबसे ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। राइट, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात हुई है। लॉ एंड ऑर्डर का एक मसला रहा है ओवर दी ईयर्स, खास तौर पे जो कुरंगी जो इंडस्ट्रियल एरिया इस तरफ, उसकी क्या सूरत हाल है? उसमें कोई बेटरमेंट नज़र आई है? क्योंकि इसके ऊपर हमारी बड़ी बात हुई है, मुख्तलिफ पुलिस ऑफिशियल से बात करते हैं, कहते हैं काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल किया। एक्चुअली क्या इस वक्त सिचुएशन? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर है। देखिए, अगर हम कंपेयर करें
पिछले 10 साल के अंदर अंदर जो चेंजेस आई हैं, तो पिछले आज से 10 साल पहले अगर हम ले लें तो हम इंडस्ट्रियल एरिया अपने ऑफिस आते हुए घबराया करते थे। हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता था कि किस टाइम पे ऑफिस निकले, टाइमिंग्स चेंज कर करके वापस जाना पड़ता था, अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना हुआ करता था। अल्हम्दुलिल्लाह वो सूरत हाल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जैसे स्ट्रीट क्राइम्स पर्टिकुलरली जो होते हैं वो आपके कंट्रोल करना अक्सर डिफिकल्ट हो जाता है, वो अक्सर उसके अंदर तेज़ी आ जाती है, कभी फिर ज़रा सख्ती करते हैं तो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर है और हमें इसके हवाले से कोई इतना सीरियस अभी ऐसा कंसर्न नहीं है। आई होप कि इस चीज़ पे ये मेंटेन रख पाए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो सिचुएशन है इसको कंट्रोल रखा जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर भाई कुछ फैसलों के हवाले से बात हो जाए, जो सिंध हुकूमत के फ़ैसले हैं, आप उसके ऊपर लिखते भी हैं, तनकीद भी करते हैं, उन तमाम चीज़ों की निशानदही भी करते हैं। ये फ़ैसलों के हवाले से स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, कोरोना के अंदर लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अब मामला इस हद तक पहुंच गया है कि ना हर चीज़ आपके यहाँ तनाज़ात का शिकार हो जाती है। जो चीज़ें नहीं भी होना चाहिए वो भी तनाज़ात का शिकार हो रही है। ऐसा कब तक चलेगा कि वफाकी हुकूमत एक फ़ैसला करे, सिंध हुकूमत एक फ़ैसला करे? ये क्यों टकराव क्यों है, तनाव क्यों है? यासिर भाई, बड़ी ज़बरदस्त आपने सवाल किया है। तनाज़ा इनका अपने ज़हनी इंतशार में वफाक और सिंध का है और मुनाफ़क़त पे मबनी है। पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, इस कौम और मुल्क और धरती के लिए सोच नहीं है। हुक्मरान के जो हमारे बैठे हैं, चाहे वो PMO CMO मिनिस्टर हैं, वो नाम के ओहदेदार हैं, मुंशी हैं, इनके चलाने वाले कोई और है। ये खुद नहीं चलाते, पर इनके पीछे जो भी इनको आइडियाज़ जो इनके लाते हैं, जो इनके ऊपर फंड्स करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो बेसिकली सारे प्लानिंग करके सब फैसले करते हैं। उनके अपने अपने मुफादात होते हैं, अपने अपने धंधे हैं। जैसे माफियाज़ हैं प्राइवेट स्कूलों की, आपकी प्राइवेट अस्पतालों की। इस माफिया ने जो इस लॉकडाउन की सूरत हाल में कमाया है, वो अरबों खरबों रुपए खरबपति बन गए। वो जो कागज़ पत्ती थे वो खरबपति बन गए। तो वो माफिया पैसे लगाती है और साथ में पुलिस और बाकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी चांदी लगी है। और बहुत सारे इदारे जो अफसर लोगों के बैठ के जवाबदा होता था, आवाम जाके उसके गिरेबान में पकड़ती थी, बैठ के बात करते थे। लॉकडाउन और कोरोना के नाम पे वो बंद होकर बैठ गया, जी मैं तो नहीं मिलूंगा। ऐसा अफसरों को मौका मिल गया, वो अफसरशाही बन गई। वो जो हम लोग कहते थे शाही, तो अब शाही हर दफ्तर में शाही किला नज़र आ रहा है। वो अफसरशाही एक जो बन के जैसा बैठे हुए हैं। तो ये माफियाज में नहीं समझूंगा कि वो कहीं जाएंगे। तो कुछ अर्सा पहले मेरी एक बड़े इम्पॉर्टेंट कुछ मिनिस्टर के साथ बैठक लगी, तो मैंने कहा जी कब बंद करेंगे? तो मुस्कुरा के कहा मेहमानों को क्या जल्दी जाने देते हैं क्या? तो ये जब वो इस तरह की सोच हो और सब ने अपना दुकान चलाया हो, इसमें जिस तरह के होम मिनिस्ट्री में जिस तरह का नोटिफिकेशन निकाल के उन्होंने जिस तरह का कमाया, और रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट हो, आपका जितने भी डिपार्टमेंट हैं, और NGOs की जो चांदी हुई है, खरबों रुपए का जो पैसा हमने मुख्तलिफ एड़े गेरे नथु खेरे को दे के उनको यहाँ पे शिकलों दिखा के फुटपाथों पे बिठा के, जो हमारे सलीम भाई और बाकी जो लोग हैं बिजनेसमैन, उन्होंने जो पैसे दे दिए उनको नेकी की राह पे, वो मोटरसाइकिल से लेके फुटपाथों से लेके जिस तरह खरबपति बन गए। तो ये एक माफियाज को नई एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और नई दुनिया को हम जन्म ले रहे हैं। नए लोग, नए चेहरे भी पॉलिटिकल साइड पे ले जाने की एक माफियाज को जन्म दे रहे हैं। जैसे माजी में हमने मुख्तलिफ कौमों को लड़ा के, कभी मुहाजिर के नाम पे, पहले मुहाजिर जब भी आया तो 70 से पहले उर्दू स्पीकिंग था, मुहाजिर लफ्ज़ नहीं था। तो मुहाजिर क्यों करके उनको इक़दार दे के हमने 30-35 साल ऊपर सर पे चढ़ा के फिर गिरा दिया। उसकी तालीम, एजुकेशन, हेल्थ, तो सब कुछ हमने तबाह कर दी। किसी को इक़दार का नशा दे दो या कोई भी नशा दे दो, हीरोइन से लेके कोकीन तक, वो इक़दार के नशे में कुछ और हो जाता है। तो जब कुछ और होगा तो उसकी तालीम, आपकी पैसा, इनकम, सब कुछ तबाह होगा। जैसे कराची के सिविलाइज लोग जो आए पढ़े लिखे, उनको हमने नशा दे के तबाह और बर्बाद कर दिया। ऐसे ही सिंध की हुकूमत को आपने 11 साल हुकूमत दे के, मैं समझ रहा हूँ कि ये वैसे ही एक नशा है कि सिंध के बाकी लोगों को भी इस तरह बर्बाद और तबाह करने की तरफ हम धकेल रहे हैं। वो तो आपको नज़र आ रहा है। एजुकेशन हम ख़त्म करते जा रहे हैं। और माजी में अगर देखें डिक्टेटर की हुकूमत में भी ऐसा ही हुआ कि आपने सब कहा कि जी मुख्तलिफ तहरीकों में अपनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूलें बंद कर दी। आज हम सबकी तालीम उस वक्त तबाह हो गई। इसके ऊपर गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। खासतौर पर जो इंडस्ट्रियल एरिया के हवाले से भी बात हो रही थी, इसके ऊपर अभी जानना ज़रूरी है। ब्रेक लेकर वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ अवामी मसाइल के हवाले से। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे हमारी बात हो रही थी शहर कराची के मसाइल के हवाले से, और साथ साथ इस वक्त जारी सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू रहे थे। सलीम ज़मा साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, प्रेसिडेंट हैं काटी के, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे इंडस्ट्रियल एरिया के मसाइल के हवाले से। चीज़ों की आपने निशानदेही की कि चीज़ों में बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन इस वक्त पूरे मुल्क का एक सवाल ये है कि आपको अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाना होगा। ये जो प्रोवाइडेड सर्कमस्टांसेस हैं, इसके अंदर जिस तरह के फ़ैसले लिए गए, लोगों ने उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। और फिर ये कि ये जो कोरोना आया, इसके साथ एक ब्लेसिंग भी आ गई कि आपके पास टेक्सटाइल इन पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा एक ऐसा सेगमेंट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्लो डाउन आया था, वो दोबारा रिवाइव हो गया। आपकी जो बंद इंडस्ट्री थी वो दोबारा चल पड़ी है समहाउ, आपके पास काम करने के लिए आया। लेकिन अगेन कंसर्न आपके मौजूद थे, आपके पास क्योंकि एनर्जी की शॉर्टेजेस थी, और अगर नहीं थी तो कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी, प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, और इसके अलावा और बहुत सारे दीगर मसाइल थे। मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि हमें अपनी इंडस्ट्रियल पोटेंशियल को कैसे बढ़ाना होगा, और जो बड़े बुनियादी मसाइल हैं जिसके ऊपर मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं कि आज 2021 के अंदर बैठ के कि पानी का इशू है, सीवेज का इशू है, बात इससे बहुत आगे चली गई है दुनिया में, लेकिन आज मैं और आप वही डिस्कस कर रहे हैं कैसे ठीक किया जाए, और इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है, ये पोटेंशियल है, कैसे बढ़ाया जाए, इस पे चाहूँगा करना। जी यासर, देखिए पहले तो एक पॉजिटिव नोट से स्टार्ट कर लेते हैं कि कुछ जिस तरह आपने बात की कि कुछ थोड़ा सा हमें कोविड का बेनिफिट मिला। यस, कोविड के दौरान भी ऐसा नहीं था कि तमाम सेक्टर्स टेक्सटाइल के ऊपर जा रहे थे। उसमें जो क्लोथिंग सेक्टर था वो डाउन था, लेकिन जो होम टेक्सटाइल्स हैं उसका सेगमेंट ऊपर था, और एक बहरहाल हमें एक ओवरऑल एक बूस्ट मिला। लेकिन अब उस बूस्ट जो मिल गया, आपके पास जो ऑर्डर्स आ गए बांग्लादेश बंद होने की वजह से, इंडिया बंद होने की वजह से, तो उसको मेंटेन कैसे रखा जाए, उसको मेंटेन रखना एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हुकूमत ने कई फैसले बहुत अच्छे किए। मैं इसको एक बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि जो आपके रिफंड्स के मसले थे, जो फंसे हुए थे, रिफंड लीगली गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू पे दैट, लेकिन वो कभी नहीं मिला करता था, और साल लग जाया करते थे लाइनों में लग के, और फिर उसके अंदर एक्सपेक्टेशंस होती थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की भी, वो सारे मामला भी होते थे। लेकिन अब ऑटोमेटिक रिफंड्स का सिलसिला स्टार्ट हो गया कि ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में रिफंड आना शुरू हो गया। इसका नतीजा क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कुशन मिला एक्सपेंशन करने के लिए, और इस वक्त बेतहाशा मशीनरी ऑर्डर है जो कि आपके पास मशीनरी पहुंचने वाली है, कुछ पहुंच गई है, और आपकी जो मजीद एक्सपेंशन होगी उससे आपके टैक्सेस के रेवेन्यूज़ में भी इजाफा होगा, उसके आपके एम्प्लॉयमेंट के भी एक बड़ा ठीक ठाक में इजाफा एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह। लेकिन ये आप चीज़ें सस्टेन सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जबकि आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव होंगे। आपकी जो अभी गैस की प्राइसेस बढ़ाने की बात हुई है, अभी आपकी यूटिलिटी की प्राइसेस बढ़ाने की बात हुई है, अगर ये प्राइसेस इसी तरीके से ऊपर जाती जाएंगी तो आप उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अभी जो रिसेंटली कुछ एक्सपोर्टर्स ने जो अभी कुछ फैसले हुए हुकूमत के, प्रोविंशियल सतह के ऊपर भी, फेडरल सतह के ऊपर भी, कुछ जो चीज़ें इनसे पर्टेन करी थी उसकी कॉस्ट बढ़ाने के हवाले से, तो लोगों ने फिर अपने बायर से बात की कि हम इसमें इसकी हमें थोड़ी सी कॉस्ट इसकी महंगी होगी, हमें कॉस्ट इसकी रिवाइज़ करनी पड़ेगी। फौरी तौर पे वहाँ से बायर्स के जवाब आना शुरू हो गए, बाहर के बायर्स के, कि सॉरी हमारे पास इसमें क्वेश्चन नहीं है, हमारे यहाँ भी कोविड का टाइम चल रहा है और हमारे यहाँ हम इसको नहीं बढ़ा सकते। और अब बांग्लादेश भी ओपन होना शुरू हो गया, इंडिया भी ओपन हो गया, तो अब आपके पास जो है जो एक हनीमून पीरियड था आपका वो खत्म होता जा रहा है। तो आपको अब घर कंपेटिटिव रहना है और उस बेनिफिट को जो आपको मिला था उसको मेंटेन रखना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे लेके आएँ। देखिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत हाई लेबर कॉस्ट है, बहुत हाई आपके पास यूटिलिटीज़ की कॉस्ट है। चाइना ने क्या किया था, चाइना के बहुत सारे इलाकों को जब उनको डेवलप करना था तो उन्होंने वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी तक दी। सही। अब मकसद क्या था फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का, कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम करना था उसका, कॉस्ट ऑफ बिजनेस नीचे आई, बेतहाशा मास उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, मास एम्प्लॉयमेंट हुई, पूरी इकोनॉमिक साइकिल आपकी जो थी वो रिवाइव हो गई, वो चल पड़ी। और चाइना आप देखिए कि कहाँ का कहाँ पहुँच गया। हमारी हुकूमत इसमें कोई शक नहीं है कि एक हद तक कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो कुछ फैसले आ जाते हैं ये मैं तो उसको कहता हूँ कि वो जो 99 नंबर का सांप होता है ना, वो जब आप ऊपर पहुंचने लगते हैं तो वो सांप सीढ़ी के खेल के अंदर जब वो 99 पे पहुंचते हैं तो वो फिर आपको नीचे लेके आ जाता है वापस 2 पे। तो ये वही सिलसिला होता है। तो इस चीज़ को सबसे पहले कंट्रोल करना होगा, और यकीनन उसके साथ साथ जो बुनियादी चीज़ें हैं उसकी फराहमी, जिस तरह पानी के हवाले से तो हमने बात कर ली, गैस का एक बड़ी क्राइसिस है। हमने देखा कि पिछले साल या इस साल के शुरू के अंदर बड़ी क्राइसिस आई गैस की, और वो मैं समझता हूँ कि टोटली मिसमैनेजमेंट पे बेस्ड थी। इसके अंदर गैस की जो ऑर्डर्स थे उनको जो टाइम पे करने चाहिए थे वो टाइमली उन्होंने ऑर्डर्स नहीं किए, और टाइमली ऑर्डर्स ना करने की वजह से गैस की आपकी क्राइसिस हो गई। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आपकी एक इंडस्ट्री चल रही है, उसकी प्लानिंग हुई हुई है, उसके पास ऑर्डर्स मौजूद हैं, वो अपना काम कर रही है, ऑल ऑफ अ सडन बताया जाता है कि आपके यहाँ गैस डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी।
गैस डिस्कनेक्ट हो जाती है, इंडस्ट्री शटडाउन पे चली जाती है, तो वो क्या करे, वो उस लेबर को कैसे मेंटेन करे और उस अपनी जो ऑर्डर्स हैं उसको कैसे मीट करे। तो ये फराहमी चीज़ों की यकीनी बनाना और उसके अलावा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस को नीचे लेके आना, आई थिंक ये बड़ा इस वक्त आज के हमारे जो इम्पोर्टेंट नीड है वो ये है। बिल्कुल ठीक है। अमीन भाई ये फरमाइएगा, 3 साल कारकर्दगी के हवाले से बात हो रही है, हर जगह बात हो रही है, कहा यह जा रहा है कि जी काफ़ी कामयाबियाँ मिली हैं, बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही की गई है। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाता, तो गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी। मुख्तसरन ये बताइए कि मेरा और आपका तो मसला सिर्फ महंगाई, एक आम आदमी का, एक आम पाकिस्तानी का, उसको कम करने में किस हद तक कामयाब हुए? कहा यह जाता था कि जनाब अगर महंगाई बढ़ेगी तो इससे ही पता चलता है कि हुकूमतें शायद करप्ट हों। सोशल मीडिया पे सुबह से लेकर शाम तक यही चीज़ें इसको हाईलाइट किया जाता है। आपकी क्या राय है, फरमाइए। हुकूमत वफाक की या सूबों की करप्ट है या नहीं है, ये तो अब सब बंदा खुद जानता है, हर बंदा। हमें करप्शन से कोई सरोकार नहीं, हमें सरोकार है अपने मसाइल के हल से। कोई भी आए, जब तक किसी का मसला हल नहीं कर रहा, बातें कर रहा है, तो बातों से हमारा पेट नहीं भरेगा। 3 साल के पहले पीटीआई हुकूमत ने कहा था कि जी हम कानून की बालादस्ती करेंगे, नेब और एफआई और बाकी जितने भी वफाक के कंट्रोल में इदारे हैं उनको आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार बनाया जाएगा, अदलिया को बड़ा ख़ुद मुख्तियार और बेहतरीन किस्म की करेंगे, और जितने भी हमारे वफाक के इदारे हैं उनमें लोगों को 1 करोड़ नौकरियां देंगे और महंगाई का खात्मा कर देंगे। जो इनकी मेन मंशूर का एजेंडा है, सबका सब उलट हो गया। कोई भी एक नुक्ता उनका मौजूद नहीं है। आपका अदलिया और ज़रा मज़ीद अता में आ गया, उनकी मर्ज़ी के बगैर चल नहीं रहा। जज भी मफलूज हो गए। अगर मैं खुल के कहूँगा तो शायद जज उठ के खड़े होंगे, तो हम मफलूज नहीं, मगर मफलूज हैं तो मफलूज को मफलूज कहना पड़ेगा। मैं समझता हूँ पहले उनको हल्का फुल्का टार्चर किया जाता था, जैसे कोई डंडे उठा के जाके कोर्टों के बाहर पहुँच जाता था। अब तो टेक्निकल तरीके से डंडे उठाने की ज़रूरत ही नहीं, वो सुकून से जैसे चाह रहे वैसे लोगों को लेके आ रहे हैं। FIA की हालत बशीर मेमन से लेके बाकी जो DG लगे, सब ने जो खुल के कहा वो भी किसी से ढकी छुपी, माजी में किसी ने DG ने आके खुल के नहीं कहा। नेब इस वक्त मैं समझता हूँ कि सिर्फ जैसे माजी में एक एहतसाब बैरो था सैफ रहमान का, उस तरह का एक इदारा बन गया है, उनकी मर्ज़ी से सब फैसले होंगे। महंगाई आपकी कहीं 200, कहीं 300, कहीं 400 गुना बढ़ गई। आपको नकली मेडिसिन मिल रही है, कोई उस पर बात नहीं हो रही। आपकी दाल से लेके गोश्त वो आपका ऊपर चला गया, घी तेल सब ऊपर चला गया। इन सब चीज़ों को ऊपर महंगाई करने के बावजूद तब भी कहते हैं जी हम अच्छे हैं, मगर जो भी उनका नुक्ता है किसी एक पे भी कोई टिक जाए तो हम कहेंगे। मगर मैं समझता हूँ कि ये नाक के भी पक्के हैं, और कोई जितना बोलें, और रोज़ हम TV पे बैठ के सब बोलते भी हैं, एक कान से सुनते हैं, कहते यार ये तो फिर किसी और जमायत के होंगे, पीस पार्टी के होंगे, ये होंगे। फिर ये नहीं उससे सोचते कि तुम तो सदगुरु मुड़ी को पीस पार्टी को भी सुना रहे कि आप भी चोर हो, कि यहाँ पे आपके कंट्रोल में जो चीज़ें हैं वो नहीं हो रही। 1 करोड़ जॉब के बजाय, लोगों को देने के बजाय, हज़ारों लोगों को जॉब से निकालने का फैसला आ चुका है थ्रू कोर्ट के जरिए। कोर्टों में आपके इस वक्त लाखों घर बेरोजगार और बदहाली का शिकार हो जाएंगे। 1 लाख बंदे को भी जॉब्स नहीं मिलेगी, लोगों के प्रमोशन ऑफिसर्स के नहीं हो रहे, वो रो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं। आप अगर कोई रेलवे से लेके कोई भी वफाक का डिपार्टमेंट ले लें, वो काम नहीं कर रहा। गैस की सूरत हाल देख ले तो गैस अगर देख ले तो हर बंदा जो 200 रुपये बिल आता था अब 2000 आ रहा है, किलोमीटर के नाम पे उसके साथ ये हो रहा है। तो ये किस तरह का वापडा और आपके के ये सब जो वफाक के कंट्रोल में, उसकी किसी की भी इदारे की कोई बेहतर सूरत हाल नहीं है। वफाक ने कहा कि जी हम सिंध को बड़ा ज़बरदस्त फंड्स देंगे, इतने अरब दे देंगे, 100 अरब 116 अरब दे देंगे। आज तक अरब तो हमने सुने हैं, मगर वो सऊदी वाले अरब जो है वो टोपियाँ पहन के वो भी नहीं आ रहे इधर। यहाँ पे जो हम कोई रोड देख रहे हैं, जैसे सलीम भाई हैं, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के सदर हैं, तो वहाँ की चलो एक रोड ये में बना के दे दें खाली, तो कहेंगे जी कराची कोई मिसाल जब पानी आ जाता है तो हम सब डूबती हुई गाड़ियों में पीछे कोरंगी रोड पे जाते हैं। तो ये भी जो पुल बनी हुई, जो चीज़ें बनी है, वो भी मुख्तलिफ बिजनेसमैनों ने अपने पैसों पे, अपने चंदों पे, काटी की मदद से बनी। हुक्मरान क्या करें जब सनती एरिया में? सलीम भाई ने कहा कि जी वहाँ पे अमन है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी रोज़ 50 से 60 लोगों की मोबाइल कोरंगी इंडस्ट्री एरिया में छीनी जाती है।
तो ये भी सूरत हाल है। वो आपकी FIR पुलिस नहीं काटती, मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं। वहाँ पे 2 चैनल आपके मेहरान टाउन के अंदर हैं टीवी के, उनके रोज़ किसी कैमरामैन का फोटोग्राफ रात को 12-1 बजे आके मोबाइल छीनता है, हमें ही फ़ोन करता है, अपने तानों में कई बात करते हैं। तो क्राइम जो स्ट्रीट क्राइम है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। उसमें मैं समझता हूँ कि वहाँ की पुलिस मलूस है, वहाँ का SHO मलूस है। जब तक उनको अंदर बंद नहीं किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि अमन नहीं होगा। जैसे अभी कोरगी इंडस्ट्री या मेरा टाउन में वाक़या हो गया, एक फैक्ट्री, छोटी सी फैक्ट्री के अंदर आग लग गई, 17 बंदे मर गए। मैं समझता हूँ इसके पीछे भी कौन सी साजिश है, उस तरह की इंक्वायरी नहीं हो रही। बल्दिया के बाद एक बड़ा ख़तरनाक वाक़या ये भी मैं समझता हूँ कि जानबूझ के हुआ, जानबूझ के कराया गया। तो इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए हमारी वफाक हो चाहे सूबाई हुकूमतें, वो संजीदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि उसका हल, अच्छा जो हल है, जब तक कि सलीम भाई जैसे और बाकी जितने बिजनेसमैन हैं, ये बिजनेसमैन जब खुद इक़्तिदार में नहीं आएंगे, इनको बिठा के मीटिंग करते रहेंगे, मैं समझता हूँ कि जो बिजनेसमैन है वो खुद हाथी है, मगर वो हाथी को अपनी ताकत का पता नहीं है। पैसा भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, पर उसके बावजूद वो जैसे बच्चा नहीं तो छोटा हाथी होता है, तो छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसको क्या करते हैं कि एक छोटी जंजीर बांध के किसी लकड़ी के साथ बांध देते हैं, पाँव उसका बंधा रहे। तो वो जब बड़ा होता है आस्ता आस्ता वो हिलाता है, वो हिला नहीं सकता। तो ऐसे ही हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनको कहा गया है कि जी आप बस यही करें, कारोबार चलाएं, ये करें, और कुछ नहीं कर सकते। जी इनको इक़्तिदार में खुद आना पड़ेगा। जब तक खुद हुक्मरानी नहीं करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म से लेके सारे ओहदे इनके पास मिनिस्ट्रियाँ नहीं होंगी, और ये जब अपने हुकूक की बात नहीं करेंगे। हम आने वाले वक्त में, मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी कहा था कि हम इन बिजनेसमैनों को इनको चाहते हैं कि बिठाएं और बात करें और इक़्तिदार में लाने के लिए कि आप हुक्मरान बने। जब तक नहीं बनेंगे तो मैं नहीं समझता कि बाकी यूथ ये वो, क्योंकि उनके पास उस तरह के स्किल्स नहीं है। क्योंकि बिजनेसमैन है जो अपनी फैक्ट्री कारखाना चलाता है, मैनेजमेंट चलाता है, उसको पता है कि किस तरह मेरा कारोबार मुझे मुनाफा देता है, किस तरह नुकसान देता है, वो कुछ समझ सकता है, उसके चीज़ का प्लानिंग है। तो ऐसे ही हुक्मरानी के लिए प्लानिंग चाहिए। जितने भी लोग आ रहे हैं वो बस सिर्फ बातें करनी आती हैं, बाकी सिर्फ बातें बेचनी आती हैं, और बातों का कारोबार है। जैसे वो सिर्फ उनका और कोई भी कारोबार नहीं, बातें उनसे करा लो, तकीरे करा लो, वायदे करा लो। वायदों से ज़्यादा अगर कहीं जी मुल्क चला लो तो मैं समझता हूँ मुल्क को कंधे में लगा देंगे। बिल्कुल ठीक है। सलीम भाई ये फरमाइए, अभी हमीद भाई ने निशानदेही की, बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, वो ये कि हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर कोई आप समझ लें कि कोई सेफ्टी के हवाले से ख़ास इक़दाम नहीं हो रहा है। बड़ा सीरियस कंसर्न अब बन गया, ख़ास तौर पर अभी जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है। कोई हमारे पास कोई इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर के हवाले से शायद बहुत सारे लोग वाकिफ़ भी नहीं हैं, कोई इस तरह की प्लानिंग भी नहीं की जा रही। जो पुरानी फैक्ट्रीज़ हैं जैसे चली आ रही हैं वैसा ही मामला चल रहे हैं। एसोसिएशन कब इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे? यकीनन इस हवाले से आप लोग ज़ोर तो देते होंगे लोगों के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद कैसे करवाया जाए? प्लस ये कि इसमें हुकूमत की कितनी ज़िम्मेदारी होती है इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि चेक एंड बैलेंस रखना ही हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, और अगर वो नहीं रख पाएंगे तो फिर बड़ी सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल हो जाएगी। ख़ास तौर पे इस तरह के जो सैड इंसिडेंट अभी हुआ है 2 दिन पहले, ऐसी सूरत यहाँ फिर आगे भी रहेगी। यासर देखिए, इंडस्ट्री के अंदर फायर एग्जिट्स, फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर की ट्रेनिंग, जी, ये होना मैंडेटरी है, ये लाजमी है और ये होना चाहिए। और अगर हमारा कोई मेंबर भी उसको अगर नहीं करेगा तो हम उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। इसकी वजह ये कि ये इंसानी जानों का मामला है। ये जो पर्टिकुलर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, 17 जानें गई हैं। 17 जानें बहुत बड़ी बात होती है, एक जान भी बहुत बड़ी बात होती है। अब उन 17 खानदानों में आप पूछिए कि क्या बीती होगी उनके ऊपर, तो ये हम तो खैर बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन जो असल हाल है वो तो शायद वही बेचारे बता पाएँ कि उनके घरों में क्या बीत रही होगी। लेकिन ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट और बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट था ये। इसके थोड़ा सा मैं आपको एक बताऊं कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक नेट के अंदर होती हैं, उन्होंने तो अपना एक प्रोविज़न रखा हुआ भी है। उनके पास फायर एग्जिट भी होते हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम्स भी होते हैं। और मैं कई इंडस्ट्रीज़ को जानता हूँ, मेरे अपने बजाते खुद अपने अभी मैंने देखा कि हमारे पड़ोस में भी एक आग लगी, हमारे यहाँ से भी एक्सटिंग्विशर्स लेके पहुँच गए, आस पड़ोस से आ गए और सब जगह जाके उन्होंने उसको फायर को एक्सटिंग्विश किया। लेकिन ये जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का पता चला, ये इंडस्ट्री मेहरान टाउन में वाक़ है। मेहरान टाउन में ज़्यादातर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, जो कि कॉटेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो कि घरों के अंदर बनी हुई होती है या रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर जो होती है इंडस्ट्री ऑपरेट करी होती है। और ये इंडस्ट्रीज़ भी आपकी इकॉनमी की एक बैकबोन होती है। ये ऐसा नहीं है कि इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये इन्होंने भी बेतहाशा लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, ये भी आपको टैक्सेस की मद में पे कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको अभी तक पूरे जो प्रॉपर आपका नेट है उसके अंदर लाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। और कॉटेज इंडस्ट्री सिर्फ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं बल्कि पूरे शहर के अंदर आपके मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ घरों के अंदर ये रेजिडेंशियल एरियाज में बेतहाशा इंडस्ट्रीज मौजूद है। लेकिन इसके अंदर कोई प्रॉपर इसका अभी तक लूप में लाने का कोई मैकेनिज्म गवर्नमेंट के पास मौजूद नहीं है। ठीक है,
मैं समझता हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बदकिस्मती से हम वो कौम है जो कि हादसों के बाद नहीं बल्कि सानियों के बाद सीखते हैं। लोग तो आजकल कहते हैं कि दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीख लो। हम हादसा भी नहीं, हम सानिया के वेट करते हैं कि इतना बड़ा सानिया हुआ तो चलें अब सानिया के हो गया उसके बाद ही हम कम से कम सीख लें कि जो तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर जो रेलिवेंट आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री के पास सिविल डिफेंस वाले भी आ रहे होते हैं, सेफ्टी वाले भी आ रहे होते हैं, सब लोग आ रहे होते हैं, सब आके करते हैं। कोई नहीं छोड़। जो कॉटेज इंडस्ट्री है वहाँ पे कौन जाता है, तो वहाँ पे कोई उनका पूरा एक मैकेनिज्म होना चाहिए, वहाँ पे ये चीज़ इस चीज़ की यकीन दहानी बनाए। अगरचे ये बात जो अभी हमने कल ही एक वीडियो क्लिप आई थी वहाँ के वर्कर्स की, मैंने सुनी, उसके अंदर उन्होंने बताया कि वहाँ पे उनके पास फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह मौजूद थे और उन्होंने उसको चलाने की कोशिश भी की लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। लेकिन बाहर फायर एग्जिट्स के क्या प्रोविजन होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ बैठ के एक पूरी एक असेंबली बनानी चाहिए। एसोसिएशन अपने मेंबर्स को कन्विंस कर सकती है, ट्रेनिंग्स दे सकती है जो कि हमने दी, और हमारे बड़े रेगुलर फायर सेफ्टी के सेशंस होते हैं जो हम यहाँ पे कंडक्ट कराते हैं, अपने मेंबर्स को बुलाते हैं। ये इंडस्ट्री तो अनफॉर्चुनेटली हमारी मेंबर नहीं थी, वरना शायद इनके पास भी इनको भी हमने ट्रेनिंग वगैरह भी दी हुई थी। वैसे भी बाहर सुनने में ये आया है कि इनके पास ट्रेनिंग वगैरह मौजूद थी, लेकिन असल इम्प्लीमेंटेशन का काम जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है कि इस चीज़ को यकीन दहानी बनाना कि अगर उनके पास नहीं है प्रोविजन तो बजाय इसके कि आप कुछ मामला करके वहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह दे दिला के आ जाएं, आप वहाँ पे यकीन दहानी कराएं कि वहाँ पे उनके पास फायर एग्जिट्स का प्रोविजन मौजूद हो, वहाँ पे आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर का प्रॉपर प्रोविजन मौजूद हो, और फिर फायर एक्सटिंग्विशर खाली डमी रखे हुए नहीं हो, लोगों को ऑपरेट भी करने आते हो और साल के साल जो उसकी रिन्यूअल उसका वो होता है, रिचार्ज कराना होता है, उसको मेंटेनेंस करानी हो। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म इंश्योर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, और अगर कोई नहीं करता तो आप उसको जाके पिनलाइज करें, उस इंडस्ट्री को सील करें। एसोसिएशन कम से कम कोरंगी एसोसिएशन की मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि कोरंगी एसोसिएशन कभी ऐसे मेंबर को बचाने नहीं आएगी। ये छोटा सा खर्चा है, छोटा सा खर्चा करके अगर आप एक जान भी बचाने में कामयाब हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। और मैं इसमें एक और चीज़ आपको बताऊँ कि देखें, एक कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो होता है ना उसकी भी ख्वाहिश नहीं होती कि ये उसकी फैक्ट्री में कभी आग लगे। ये उसका भी माल कितना ज़ाया हुआ होगा, उसका मटेरियल लॉस, एक जानी लॉस जो हुआ वो तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो उसका मटेरियल लॉस हुआ उसके बाद फिर अब जो उसको सारे डिपार्टमेंट्स को फेस करना होगा, पुलिस को फेस करना होगा, उसको सारी कारोबार को ऑर्डर देनी होगी, तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी कभी ये नहीं चाहता है। आई थिंक ये इसके अंदर अगर इस लॉ को सख्ती से इन्फोर्स करें तो लोग खुद इसके अंदर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। हमीद भाई, लास्टली अब ये बताइएगा कि ये जो सैड इंसिडेंट अभी हुआ है जिसके हवाले से बात हुई है, हमेशा से बात होती है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है तमाम चीज़ों को मेक श्योर है, बुनियादी जो इनकी ज़रूरियात हैं, सहूलियात, वो देने में नाकाम है। ये इंसानी जान को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये तमाम चीज़ें, अब सलीम भाई ने तो तस्करा नहीं किया, लेकिन हमारे इल्म में आपको पता है जब इस तरह की टीम्स आती हैं उसके बाद वो एक चेक की वो होती है मार, वो पैसे जब मिल जाते हैं तो उसके बाद सब इधर उधर हो जाता है मामला। सलीम भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि बड़ी इंडस्ट्रियाँ प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं। छोटे छोटे जो घरों में छोटे छोटे जो बने हुए हैं, मेरा टाउन में आप जाएंगे तो रास्ता ही नहीं है, जिस पे आपने इतने बड़े पानी और बाकी चीज़ें जानबूझ के क्या हुआ है कि अंदर कोई घुसे नहीं। मेरा टाउन के अंदर बेसिकली कब्ज़ा माफिया का एक जंग भी है कि एक प्लाट पे 6 लोगों की जंग चल रही है। उस जंग के अंदर हम समझ रहे हैं कि किसी की ये जंग है कि उसके नतीजे में ये वाक़यात भी रोनुमा हो रहे हैं। और बाकी जो छोटे छोटे सेफ्टी वाले बाकी लोग जो जाते हैं इंस्पेक्शन करने वाले, मैंने पहले भी खुल के कहा था कि वो आके अपने थोड़ी सी लेन देन करके पैसे लेके वो एक सर्टिफिकेट बना लेते हैं, और उन डिपार्टमेंट में लोग वही जाते हैं जो जिनको पैसे चाहिए। करप्शन हमारे पास उरूज पे पहुंच चुकी है। अगर हम काफ कलम वाली सारी चीज़ें अपना लें, काफ जो हमारा वो है जिसको हमें किसी जानवर के नाम से भी मिलता है, तो उससे आपकी कामोराचाई से लेके करप्शन और करप्ट और सारी चीज़ें जो जन्म लेती जो जा रही हैं, तो उससे हमारी मुल्क की बर्बादी और तबाही बनती जा रही है। और इस तरह के सानात से हम सीख ले रहे हैं, ये बार बार होते रहेंगे क्योंकि हमारे पास लालच भी है। जैसे अगर उस जो भी सनतकार था, जो बिजनेसमैन था, जो छोटा या बड़ा, उसने ऊपर जो छत पे जिस तरह ताला लगा के अपने मजदूरों को जानवर की तरह बंद किया हुआ था, मैं समझ रहा हूँ तो ऐसे बिजनेसमैन को बंद करके सरेआम सूली पर लटकाना चाहिए। अगर उसको जब तक सूली पे छोटा कारोबारी कर रहा है नहीं लटकाएंगे तो कम से कम जानवर इंसान को समझ के लाग करके बंद नहीं करता। आज तक जो वाक़यात हैं, तो चलो फायर ब्रिगेड और बाकी सहूलियात तो दूसरी बात, ये कौन सा सिस्टम है, कौन सा कानून है कि सारे के सारे ताले बंद कर दें, छतों की दीवारों की कोई बड़ी बड़ी दीवारें करके बंद करके इंसानों को अंदर जलाया जाए, मारा जाए, तो उसकी सज़ा उस कारोबार करने वालों को मिले। तो कम से कम इतनी गेट होनी चाहिए, ऐसे खुले दरवाजे, ऐसे खुले रोशनदानों के लोग निकल सके। बिल्कुल ठीक है। हमीद भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, आज हमारे साथ यहाँ पे गुफ्तगू में शरीक हुए। सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार, आपने कीमती वक्त दिया, यहाँ पर हमारे साथ रहे
और जो इंडस्ट्रियल एरिया के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे आपके जो जोन के अंदर मसाइल हैं, और ओवरऑल बिज़नेस के हवाले से आपने हमें बताया भी बहुत कुछ। ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा, मसाइल के हवाले से हमारी बात होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अब ब्रेक लेने का वक्त है और ब्रेक के बाद फिर हमारा दूसरा सेगमेंट है उसका आगाज़ होगा। तो एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।